आज साइंस भी तो यही बता रही है। बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखो, उसका डीएनए एनालिसिस से बताएगा कि भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है, बच्चे को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये भी प्रिडिक्ट करेगा कि किस ईयर में हो सकती है। कैसे प्रिडिक्ट करेगा? ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी शायद सुधांशु जी को ही पता है और ये देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। जहां तक मेरी लिमिटेड साइंस की समझ कहती है कि अम्बिलिकल कॉर्ड इसलिए संभाल के रखी जाती है क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं जो बॉडी में किसी भी तरह की सेल्स में परिवर्तित हो सकती हैं, जिन्हें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोला जाता है। ये सेल्स इसलिए जरूरी हैं कि अगर आपको भविष्य में कोई ऐसी बीमारी हुई, कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स, थैलेसीमिया या इम्यूनोडेफिशिएंसीज का ट्रीटमेंट आप इन स्टेम सेल्स के थ्रू कर सकते हैं। बट कब कौन सी बीमारी होगी ये पता करना अभी तक साइंस के बस की बात नहीं है, और कौन से ईयर में होगी ये तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सुधांशु जी ही बता सकते हैं। लुकिंग द सीक्वेंस ऑफ योर एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हमारे क्या कहा गया? जस्ट बाय लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द स्पेस भी हम बता सकते हैं कुंडली के आधार पे कि किस प्रकार की बीमारी होगी और कब होगी, क्योंकि आप नहीं समझ पाए हो वो कोरिलेशन। अब यहाँ से स्टेम सेल्स की जगह सुधांशु जी सीधे डीएनए पर आ गए। चलिए कोई बात नहीं। कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं जैसे BRC1 या 2 जो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि आपको कोई बीमारी होगी या नहीं, बट उसका सर्टेनिटी और एग्जैक्ट टाइम और डेट नॉट रियली। बेसिकली जीन्स इज नॉट इक्वल टू डेस्टिनी। आपकी लाइफस्टाइल, आपका किसी टॉक्सिन के प्रति एक्सपोजर और आपकी फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स, ये सब मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, दो अगर ट्विन्स हैं जिनका सेम डीएनए हो, जिसमें से एक हैवी स्मोकर है और दूसरा एथलीट है, दोनों के रिस्क प्रोफाइलिंग बिल्कुल अलग अलग होंगे, जबकि दोनों का डीएनए काफी हद तक सेम है। तो उस केस में तो ये एनालॉजी फेल हो गई। अब आते हैं क्लेम नंबर 2 पर, सीधे फॉल्स इक्विवेलेंस। सुधांशु जी कह रहे हैं कि जैसे डीएनए को देखकर बीमारी का पता लगाया जा सकता है, वैसे ही ग्रह को या ग्रह की स्थिति को देखकर किसी का भविष्य बताया जा सकता है। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब हम किसी क्रेडिबल साइंस को, जैसे लाइफ साइंसेज या बायोलॉजी को कंपेयर करते हैं एक तरह से जो स्यूडो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, उससे। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे करोड़ों किलोमीटर स्थित दूर ग्रह एक स्पेसिफिक इंसान पर असर डाल रहे हैं और दूसरे पर नहीं? इतनी दूर बैठे हुए ग्रहों को कैसे पता चल जा रहा है कि आज किसी व्यक्ति को धन मिलने वाला है या उसको बीमारी होने वाली है? ये ऐसा कौन सा सेलुलर पाथवे या हिडन मैकेनिज्म है जिसे आज तक साइंस समझ ही नहीं पाया? हमारे कहा गया यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। लास्ट क्लेम है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होते हैं और बादलों से बिजली गिरती भी है। तो क्या इसका मतलब ब्रेन इक्वल्स थंडरस्टॉर्म? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर कैटेगरी का ही एरर हो गया ना। डीएनए छोटे मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स ह्यूज सेलेस्टियल मास। इसे पोएट्री ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर है, इसे आर्ट ही रहने दें, इसे साइंस ना बनाएं। या तो हमें बताएं कि मैकेनिज्म क्या है, किस वजह से कोई प्लैनेट किसी इंसान पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये मत कहिए कि कोई ऐसा अननोन मैकेनिज्म है जिसे कोई नहीं पकड़ पाया। जब कोई नहीं पकड़ पाया तो आप कहां से पकड़ पाए? Bro, didn't even hesitate. साइंस और स्यूडो साइंस में कितना बड़ा फर्क होता है ये आपको बताता हूं। जैसे कि हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं जिसे एनालॉजी कहते हैं, वो कोई भी कर सकता है, साइंस में भी करते हैं, स्यूडो साइंस में भी करते हैं। उसके बाद हम उसका हाइपोथेसिस देते हैं कि किस वजह से कोई चीज हुई होगी। ये साइंस में भी किया जाता है, स्यूडो साइंस में भी किया जाता है। फिर उसका प्रॉपर टेस्ट होता है। यहाँ पर स्यूडो साइंस पीछे रह गया क्योंकि स्यूडो साइंस में जनरली कोई टेस्ट नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता। फिर उस एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है डेटा। अब जब स्यूडो साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ तो डेटा कहाँ से मिलेगा? फिर उस डेटा के बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और अगर डेटा सही निकला तो उसको पीयर रिव्यूड पब्लिश किया जाता है। इस तरह की अलग अलग स्टडीज मिलकर बनाती हैं एक साइंटिफिक कंसेंसस, जिसके बेसिस पर हमें पता लगता है कि कोई चीज़ सत्य है या सिर्फ एक तुक्का थी। यह है डिफरेंस साइंस और स्यूडो साइंस का। और यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग इसीलिए खतरनाक हैं क्योंकि वो आधे साइंस को पूरा साइंस बताने में लगे हुए हैं। वो थोड़ा सा साइंस आपको बताएंगे जिससे आपको लग जाएगा कि हाँ, बोल रहे हैं कुछ कुछ पर समझ में नहीं आ रहा। और इसी साइंस को वो कितने आसानी से, कितने चालाकी से स्यूडो साइंस की चाशनी में लपेटकर आपको खिला देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।